बात करते हैं शस्त्र दोष की। तो देखिए, जो शस्त्र दोष होता है वो 8 दोष होता है। ठीक है, तो 8 दोष का याद करने का एक ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे तो लिख पाओगे। देखो, कोई मंदिर है, तो उसमें एक हवन कुंड होता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेस में हवन कुंड बनाया जाता है। छोटे छोटे से कुंड होते हैं, सभी लोग अपना अपना बैठ के हवन करते हैं। ठीक है, तो एक मंदिर के एक बड़े से प्लेस में एक छोटा सा कुंड हमको मिला। वो कुंड कैसा था? मेरा वाला तिरछा था। ठीक है, तो कुंड से आपको याद रखना है कुंठम, और वो एक खंड में है मंदिर के, तो खंडम। ठीक है, और कैसा है? तिरछा है, मतलब वक्रम। और इस कुंड पे कोई धार नहीं है बढ़िया सा कि किसी का हाथ न कट जाए, इसलिए खरधार है। ठीक है, खरधार है। और इसको हवन करने के लिए 4 पंडित बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक पंडित अति स्थूल है, एक पंडित अति तुच्छ है, एक पंडित अति दीर्घ है, और एक पंडित अति हौस है। इत अष्टौ शत्रु दोषा। तो इस प्रकार से आप ये निमोनिक्स याद रखोगे तो याद रखोगे वक्रम, कुंठम, खंडम, खरधारम, अति स्थूलम, अति तुच्छम, अति दीर्घम, अति हास्यम, इत अष्टौ शस्त्र दोषा। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। आप इस निमोनिक्स को अप्लाई करो और इसको ध्यान रखो। अब देखो, वक्र से पता ही चल रहा है क्या? वक्र मतलब तिरछा होना चाहिए। ठीक है, शस्त्र ऐसे ना होने चाहिए कि टेढ़े मेढ़े हों। शस्त्र द्वारा सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा ना, दोष पड़ रहे हैं ना, तो सारी अच्छी नहीं, सारी शस्त्र की बुरी बातें लिखनी है। कुंठ मतलब उसके धार कैसी होनी चाहिए? शार्प नहीं होनी चाहिए, ब्लंट होनी चाहिए, तीक्ष्ण धार वाले से युक्त होने चाहिए। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ क्या हुआ? कुंठित है, ब्लंट धार है। ठीक है, छेदन भेदन आदि सुगमता से नहीं हो पाएगा। खंड मतलब ऐसे ना हो कि शस्त्र कई खंडों में टूटे हुए हों। ठीक है, तो उससे सम्यक प्रकार से कार्य नहीं हो पाएगा। या खरधार, उनका खरधार नहीं होना चाहिए। कैसा धार होना चाहिए? बहुत अच्छी धार होना चाहिए, वरना खरधार होगा तो भली भांति भेदन छेदन आदि कर्म नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, देखो, केवल करपत्र और केवल करपत्र शस्त्र जो होता है वो खरधार युक्त तो होता है, क्योंकि अस्थि छेदन है तो उसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो खरधार वाला कोई और शस्त्र नहीं हो सकता, केवल और केवल कौन सा? करपत्र हो सकता है। ठीक है, और करपत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। करपत्र का काम क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए। क्या ट्रिक हमने याद करवाई करपत्र की? सारी ट्रिक है जो अप्लाई करोगे तो माँ के छोले जब याद करोगे तो उसमें करपत्र फिट होगा। माँ के से करपत्र, तो देख क्या कम था? छेदन और लेखन। अब देखो, बात करते हैं अति स्थूल की। तो देखो, अति स्थूल जो होता है बहुत हैवी होगा, तो आवश्यकता से जब ज़्यादा मोटा या भारी होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा तो उससे हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कार्य करने में कठिनाई होगी। अति तुच्छ होगा मतलब बहुत हल्का होगा, तो शस्त्र करते समय वो मुड़ सकता है, टूट सकता है ना। अति दीर्घ की बात करते हैं, तो शस्त्र अति दीर्घ होने पर उसे भली भांति कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियंत्रण बनाने में उस पर कठिनाई होगी। अति हास्य बहुत छोटा होगा, तो शस्त्र कर्म भली भांति प्रकार से उससे कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे पकड़ने में कठिनाई होगी। तो ये थे दोष। तो आप वही याद रखिएगा ऐसे, कुंठ से कुंठ, कुंड, और कैसा है? खंड में है, और खंड वक्र है, और इसका धार कैसे? खर है। 4 पंडित, तो आपको याद है अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ और अति हास्य। ये क्या है? दोष है। बात करते हैं कर्मयोग शस्त्र कौन होता है? ऐसा शस्त्र जिससे कर्म योग करते हैं, मतलब कर्म करने योग्य शस्त्र कौन सा होता है? तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो देखो, इस श्लोका पढ़ोगे आप तो यदा सुनिश्चितम शस्त्रम रोम छेदति सुसंस्कृतम सुग्रहतम प्रमाणेन तदा कर्मसु योजेत। तो देखो, लिखा है जब निशानी पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने योग्य हो जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा शार्प हो जाए कि रोम काटने योग्य हो जाए,
सुसंस्थित मतलब होता है शस्त्र के प्रत्येक भाग क्या हो अपने अपने स्थान पर स्थित हो तो उससे सर्वकर में प्रयुक्त करना चाहिए। नीचे वाली लाइन की हिंदी इन्होंने नहीं लिखी है, नीचे वाली के सुग्रहत्यम मतलब ऐसा हो जिसे पकड़ने में ग्रहण करने में आसानी हो, और प्रमाणीन मतलब ऐसे प्रमाण में बना हो जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब आकार में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन भी आप ऐड करोगे। देखो शस्त्र धारा प्रमाण की बात करते हैं, मतलब उसके धार की बात करते हैं, तो देखो लिखा हुआ है भेदन लेखन व्यूहन विश्रावण और भेदन लेखन भेदन विश्रावण छेदन, इन सब का देखो जैसे धार कितना होना चाहिए, तो भेदन के लिए मसूरी, लेखन के लिए अर्ध मसूरी, भेदन के लिए कौसकी, विश्रावण के लिए कौसकी और छेदन के लिए अर्ध कौसकी। ये आपको ऐसे करके याद है। तो देखो कैसे करोगे, तो एक निमोनिक्स है मेरे पास, वो आप याद कर लोगे तो इसे इजीली कर पाओगे। याद करना है आपको, भोला मसूर की बीबी कैसी छक्की है। देखो भोला तो भो से भेदन, ला से लेखन, तो ऐसे आप लिख लेना भोला फिर मसूर की बी कैसी छक्की है। ठीक है, तो अप्लाई जब करोगे आप तो देखो यहाँ भोला से आप अप्लाई करोगे, भो से भेदन, ला से लेखन, और देखो मसूर तो यहाँ से आपको दोनों में मसूर लिख देना है, और याद रखना भेदन के लिए एक मसूरी और इसके लिए अर्ध मसूरी। इसके बाद बीबी से आप रहेगा भेदन और विश्रावण, ये दोनों कैसे होते हैं, तो कैसकी से हो गया आपको कौशिका कौशिकी। ठीक है, तो देखो मसूरी हो गया और अर्ध मसूरी अभी हो गया कौशिकी। ठीक है, तो ये दोनों में कौशिकी हो जाएगा। इसके बाद जब बात करोगे छेदन की, तो इसमें देखो छक्की है तो अच्छा से छेदन और आधा का लगा हुआ है तो आधा का लोगे तो अर्ध कौशिकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रह जाएगा, तो वो निमोनिक्स अप्लाई कर लोगे और ये सही हो जाएगा। पहले उसको आप याद कर लोगे। तो ये होता है शस्त्र प्रमाण धारा। ठीक है, अब बात करते हैं शस्त्र पायना की। ठीक है, पायना क्या होता है, तो देखो जब शस्त्र निर्माण करते हैं तो शस्त्र निर्माण करने के बाद उसको गर्म करके क्षार जल और तैल में डुबाने की प्रक्रिया को पायना कहते हैं। पायना क्या प्रोसेस होता है, तो शस्त्र निर्माण करने के बाद शस्त्र को गर्म करके क्षार जल और तैल में डुबाने की क्रिया को पायना कहा जाता है। पायना द्रव्य के गुण शस्त्र में समाविष्ट होकर शस्त्र की धार को बहुत मजबूत बनाते हैं। मतलब पायना द्रव्य जो होता है, पायना द्रव्य के जो गुण होते हैं वो शस्त्र में समाविष्ट हो जाते हैं और फिर शस्त्र के धार को क्या कर देते हैं, बहुत मजबूत बना देते हैं। आचार सुश्रुता अनुसार पायना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पायना मतलब धार को क्या कहते हैं, धार को शस्त्र की धार को क्या करना, मजबूत बनाना। तो मजबूत होगी तभी तो कट करेगी, तो कट आप याद कर लो कट। तो सी फॉर क्षार पायना, यू फॉर उदक पायना और टी फॉर तैल पायना। इस प्रकार से आपको ये पायना के नाम याद रहेंगे। इसके आगे जब आप पढ़ोगे तो देखो क्षार पायना, तो क्षार पायना किसके लिए होता है, तो सर के लिए, शल्य के लिए, अस्थि के लिए और छेदन वालों के लिए। उदक पायना मांस छेदन भेदन और पाटन के लिए यूज किया जाता है। और जबकि तैल पायना जो होता है वो शिरावेदन या स्नायु छेदन के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका हो गया पायना। अब देखो निशातन की बात करते हैं। निशातन क्या होता है, तो निशातन मतलब निशातन अर्थात धार तेज करने की क्रिया को निशातन कहते हैं। तो जो पायना मतलब धार को मजबूत कर लिया गया, तो धार को अधिक तेज करना होगा और तेज करने के लिए मांस वर्णी सलक्षण शिला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर देखो आजकल तो जो बार्बर्स होते हैं वो अस्तूरे की धार को तेज करने के लिए वो सलक्षण पत्थर की शिला का यूज करते हैं, उससे वो अपनी धार को तेज करते हैं। लेकिन आप देखो और आगे देखोगे
तो देखो शस्त्र की धार को अब स्थिर रखना, तेज तो आपने कर ली, बट वो कंटिन्यू स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तो सालमली फलक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि निस्सातन मतलब धार तेज करने की प्रक्रिया होती है, और ये कब की जाती है, तो पाइना के उपरांत की जाती है। धार को अधिक तेज करने के लिए कैसे करोगे, तो मांसवर्णी संरक्षण शिला का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बार बार अपने वस्तुरे को धार को तेज करने के लिए उपयोग करता है। और फिर तेज हो गई तो उस धार को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा, तो सालमली का फलक का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब बात करते हैं शस्त्र ग्रहण विधि, किस प्रकार से शस्त्र को ग्रहण करना है। तो अगर वृद्धि पत्र शस्त्र है तो ये आपको याद होना चाहिए, जैसे वृद्धि पत्र आए ना तो पुछला रिवाइज कर लो कि उत्पल एक बच्चा है, उसका हाथ को जूम किया तो वृद्धि पर हो गया, अंगूठी पहना था अंगुली मुद्रिका हो गया, धार कैसे उसके नाखून के अर्ध थे, नख शस्त्र ये क्या कर रहा था, छेदन भेदन कर रहा था, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखो वृद्धि पत्र, तो देखो शस्त्र के फल मतलब ब्लेड को और उसके वृंत मतलब हैंडल के दोनों का जो ज्वाइंट होता है वहां पे पकड़ना क्या कहलाता है, वृद्धि पल कहलाता है। भेदन शस्त्रों को भी इसी प्रकार पकड़ना चाहिए। अब देखो वृद्धि पत्र और मंडलाग्र कैसे याद रखो, तो इस शस्त्र को पकड़कर तथा हाथ को किंचित ऊपर उठाकर लेखन करना चाहिए। तो याद रखो वृद्धि लोग, जो बुढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनकी मंडली जो होती है वो हाथ को थोड़ा सा उठाकर लिखती है, लेखन कर मतलब लिखती है। तो ऐसे करके आप इसको ध्यान रख पाओगे। विश्रावण के लिए प्रयुक्त जो होता है वो वृंत के अग्र भाग में पकड़ना चाहिए, और विशेष रूप से बालक, वृद्ध, सुकुमार, भीरू व्यक्तियों में, स्त्रियों में, राजा और राजपुरुषों में रक्त विश्रावण के लिए त्रिकोचक शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। व्रीहिमुख शस्त्र की बात करते हैं तो व्रीहिमुख शस्त्र जो होता है वो अंगुष्ठ और प्रदेशनी उंगली इंडेक्स फिंगर को से इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि उसका जो वृंत होता है, वृंत मतलब उसका हैंडल, वो हाथों से ढक जाना चाहिए। कुठारी का शस्त्र को वाम हाथ से पकड़ना चाहिए और उसकी तेज धार को जो सिरा होता है उसको रख कर, और फिर दक्षिण हस्त की मध्यम उंगली मतलब मिडिल फिंगर और अंगुष्ठ द्वारा आघात करना चाहिए। कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी आप देख लोगे, इसका फिगर जब देखोगे कुल्हाड़ी के जैसा होता है। यहाँ पे आप दिखा देता हूँ आपको, देखो कुठारी का ये होता है। तो लेफ्ट हैंड से कैसे पकड़ना है यहाँ, फिर राइट हैंड से कैसे अप्लाई करना है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं तो आरा हुआ, करपत्र हुआ, एसड़ी हुआ, इसको मूल से पकड़ना चाहिए। और कोई अन्य शस्त्र होते हैं तो उनके कर्मानुसार शैल चिकित्सक को विवेकानुसार उनका प्रयोग या ग्रहण कर सकता है। कुछ ग्रिप्स की बात करें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो देखो पेंसिल ग्रिप क्या होती है, तो इसका यूज़ कब किया जाता है, जब छोटा सा शॉर्ट सा या फाइन सा इंसिजन लगाना हो, तो शस्त्र कैसे पेंसिल ग्रिप में होते हैं। जबकि फिंगर टिप ग्रिप कब होती है, तो फिंगर टिप ग्रिप होती है, इसका यूज जब किया जाता है जब कोई लॉन्ग इंसिजन या मैक्सिमम कटिंग एजेस चाहिए, तब इसका उपयोग करते हैं। लेकिन पाल्म ग्रिप कब चाहिए, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हमको चाहिए होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यूज व्हेन प्रेशर इज रिक्वायर्ड। बहुत देखो हथेली से पूरा अच्छे कस के पकड़ोगे कोई शस्त्र तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आपके बात करते हैं शस्त्र कोष की। तो देखिए शस्त्र कोष कैसा होता है, तो आचार्य वाग्भट ने बताया है, जिस शस्त्र कोष मतलब पता है, नाम से पता है, कोष मतलब उसका रखने वाला बक्सा, बॉक्स। तो शस्त्र को रखने वाला कैसा होना चाहिए, तो 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और किसका बना होना चाहिए, क्षौम, पत्र, ऊन, रेशमी वस्त्र, दूक ऊन मतलब भारी वस्त्र, मृदु चर्म, इन द्रव्यों से शस्त्र कोष का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कैसा होना चाहिए, तो देखो चिकित्सक को शस्त्रों के निर्माण के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, तो शुद्ध शौकियास होना चाहिए, मतलब स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करना है। करण प्राप्त मतलब उपकरण बनाने वाला निपुण ऐसा होना चाहिए, उससे बनवाना है। कर्म कोविंद मतलब लुहार क्या होना चाहिए, तो शस्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। और कर्मार मतलब शस्त्र बनाने वाला ही लुहार होना चाहिए, तो उससे ही शस्त्र का निर्माण कराना है। तो शस्त्र का रखने वाला झोला मतलब उसका रखने वाला बॉक्स क्या होता है, शस्त्र कोष, तो उसको कैसे रखेंगे, तो आपको पता है कैसे निर्माण होगा और वो किस किस का बना होना है, कौन बनाएगा, तो उसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसके अणुशस्त्र की। तो देखो अणुशस्त्र में आपको क्या ध्यान देना है, अणुशस्त्र में तो जो शस्त्र न होते हुए भी शस्त्र के समान लेखन, भेदन आदि कार्यों को में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें अणुशस्त्र कहते हैं। और अणुशस्त्र की संख्या कितनी होती है, 14। नाम देखेंगे आप, त्वक, सार, स्फटिक, कांच, कुरबिंद, ये 4 होते हैं, इनको चतुर्वर्ग बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखने ना, त्वक, स्फटिक, कांच और कुरबिंद को चतुर्वर्ग बोला जाता है। जलौका, अग्नि, क्षार और नख आपके 8 हो गए। और देखिए गोजी पत्र हुआ, करीर हुआ, शेफालिका हुआ, बाल हुआ, शाक पत्र हुआ, अंगुली, ये 14 आपके होते हैं। ठीक है,
अनुशस्त्र का उपयोग तो देखो त्वक, स्फटिक, कांच और कुर्बिंदीय चतुर्वर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब छेदन और भेदन करना हो, ठीक है। नख का यूज कब किया जाता है? आहरण, छेदन, भेदन करना हो। गोजी पत्र से फालिका करपत्र का यूज कब करते हैं? जब मुख गुहा या नेत्र के वर्त में रोग का विश्रामण करना हो। या बाल, अंकुर, अंगुली का कब यूज करते हैं? जब ऐसड़ कर्म करना हो। आचार्य वाग्भट ने अन्य शस्त्रों का भी वर्णन किया है, जैसा कि हुआ सूर्यकांत हुआ, कर्कश पत्र हुआ, समुद्र फेन हुआ, शुष्क गोमय हुआ। तो देखो जब सूर्यकांत होता है ये खाली त्वक के दाह के लिए यूज किया जाता है, बाकी तीन के तीनों क्या कर्म होंगे? लेखन किया जाएगा। नख, बाल, उंगली और अग्निछार की गणना अनुयंत्र में और अनुशस्त्रों में की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके जो मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये अपने आप हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जाइए, ओटी में जाइए और उसे देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल में इसमें क्या ही आप समझेंगे, तो इसको देखिए और थोड़ा सा जानिए।